Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called खेल खेल में, जो कि हाल ही यानी कि 2024 में आई थी। मैं इसके अच्छे प्रिंट का वेट कर रहा था एंड फाइनली आई गॉट इट। तो सोचा कि क्यों ना इस बेहतरीन मूवी को आप लोगों के लिए लेकर ज़रूर आया जाए। वेल ऑलरेडी इस मूवी के कॉन्सेप्ट पर इस पूरी दुनिया में 28 रीमेक्स बन चुके हैं और यह है बॉलीवुड का 29th रीमेक। अब कैसी है ये मूवी, कैसा है इसका कॉन्सेप्ट और कैसी है इसकी स्टोरी लाइन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम मुंबई का एयरपोर्ट देख पाते हैं और यहाँ पर ब्रिटिश पासपोर्ट होल्ड करा हुआ शख्स यानी कि ऋषभ मलिक भाग कर आकर लाइन तोड़कर सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंच जाता है। वहां पर कादम्बरी नाम की ऑलरेडी लड़की खड़ी थी जिसे भी टिकट चाहिए था, मगर ऋषभ बताता है कि उसका कुत्ता जो कि 13 साल से उसके पास है आखिरी सांसें गिन रहा है, उसके मरने से पहले उसे जयपुर पहुंचना भी है, नाम है कोकी, तो प्लीज़ कैसे भी करके मेरे लिए एक टिकट अरेंज कर दीजिए। और अब जो रिसेप्शनिस्ट थी वो भी उसके लिए फटाफट से टिकट अरेंज करके उसे एक जयपुर की बिजनेस क्लास टिकट दे डालती है। यहाँ प्लेन में आने के बाद में उसकी मुलाकात अगेन कादम्बरी से होती है। ये दोनों ही बिजनेस क्लास में बैठे होते हैं, जहाँ पर कादम्बरी कहती है कि क्या बात है, सीट भी आसपास में ही मिल गई। इसी बीच यहाँ पर ऋषभ को उसकी वाइफ वर्तिका का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि तुम रेडी हो ना, फ्लाइट कहीं मिस तो नहीं करी, तुम्हें याद है ना हमने वरुण की शादी में जाना है जयपुर में। जहाँ पर ऋषभ भी कहता है कि हाँ मेरी माँ, मैं 4 घंटे ऑलरेडी लाइन में खड़ा हुआ था, देन नंबर लगाया, फ्लाइट में बैठा और अब जल्द से जल्द शादी के अंदर पहुंच जाऊंगा। अब जो कादम्बरी थी ये सारी बातें सुन रही थी और कहती है कि इसका मतलब आपने झूठ बोला, आपने रिसेप्शनिस्ट को कहा था कि आपका कुत्ता बीमार है, मरने वाला है। बेचारे इतने पीछे लोग जो लाइन में लगे हुए थे उनकी लाइन भी तोड़ करके आपने चीटिंग करी, तो ये तो सही नहीं है। देन यहाँ पर ऋषभ बताना स्टार्ट करता है कि जिस शादी के अंदर मैं जा रहा हूँ मेरी बीवी मतलब कि दूसरी बीवी के भाई की शादी है, अगर मैं मिस कर देता तो लाइफ टाइम मुझे ताने मारती, गालियां देती, घर में झगड़े होते, फिर उन घर के झगड़ों से मैं अलग झूठ बोलता, तो इतने सारे झूठ से तो एक झूठ भला। और अब बातों ही बातों में इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, जहां पर कादम्बरी को यह मालूम चलता है कि ऋषभ की पहली वाइफ यानी कि रश्मि 3 साल के बाद में एक लड़की को जन्म देने के बाद एक एक्सीडेंट में मर गई। देन वो अपनी छोटी बेटी के साथ रहता है। इन दोनों की अच्छी बातचीत से इनकी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। वहीं हम वर्तिका को देख पाते हैं जो कि जयपुर में शादी के अंदर जाने के लिए पैकिंग शैकिंग कर रही होती है कि तभी वो अपनी सौतेली बेटी या फिर कहें कि ऋषभ की पहली वाइफ से जो बेटी हुई थी यानी कि अनाया, उसके बैग में मैनफोर्स कॉन्डम देख लेती है। देन उससे जाकर सेपरेटली बातचीत करती है कि क्या बात है, आज कहीं जा रही हो, जिस पर अनाया का बताना था कि आप लोग तो वैसे भी शादी में जा रहे हैं, तो मैं अपने दोस्त रोहन के घर पर उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जा रही हूँ। अब यहाँ पर उसकी माँ जो थी उसे वही कॉन्डम का पैकेट दिखाकर कहती है कि तुम्हें पता है ना कि ये क्या है, जिस पर अनाया को गुस्सा भी जाता है। वो उससे सीधे मुंह बातचीत नहीं करती और ऊपर से ताना और मार देती है कि मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, और रही बात मेरी तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। एंड देन इनकी फ्लाइट हो जाती है जयपुर में लैंड, जहां पर जाने से पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ में नंबर्स भी चेंज कर लेते हैं। वहीं पर हम एक दूसरे कपल को देख पाते हैं, हैप्पी या फिर कहीं की हरप्रीत फीमेल जो कि पेशे से मेरी तरह यूट्यूबर होती है। वहीं पर हम उसके हस्बैंड को देख पाते हैं यानी कि हरप्रीत मेल जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर होता है, और ये दोनों भी शादी के लिए निकलने वाले थे। तो यहाँ पर वो अपने दोस्त समर को कॉल करता है और बताता है कि तू कितनी देर में निकलने वाला है। अब जो समर है ये एक अच्छी सी बड़ी MNC के अंदर एक बड़ी पोस्ट पर होता है। वो कहता है कि देख भाई मैं तो बिजी हूँ, तो तू अपने हिसाब से पहुंच जा और मैं अपने हिसाब से पहुंच जाऊंगा। एंड देन वो जब अपनी कंपनी में पहुंचता है तो हम व्यूअर्स को यहाँ पर मालूम चलता है कि जिस कंपनी के अंदर वो एक अच्छी पोस्ट पर है वहीं के मालिक यानी कि CEO की बेटी से उसने शादी कर ली है। एंड देन यहाँ पर हम उसके ससुर जी की पर्सनल सेक्रेटरी मालती को भी देख पाते हैं और इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत आंखें लड़ती है, लेकिन ये लोग अपने अपने काम में निकल जाते हैं। वहीं पर हम समर की वाइफ नैना को देख पाते हैं जिसने वरुण की शादी के लिए एक बहुत ही महंगा वाज लाया होता है। अब ये वाज चाइनीज कलेक्शन में था जिसकी कीमत थी करीब 7 लाख रुपए। इसी बीच हम वरुण को भी देख पाते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ में चिल मार रहा था और कह रहा था कि यार मैं थोड़ा सा नर्वस हो चुका हूँ, न जाने कैसा लग रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ अपनी वाइफ वर्तिका के साथ में निकल पड़ा होता है होटल में जाने के लिए। अब यहाँ पर इनके बीच में बातचीत होती है यानी कि वर्तिका बताती है कि तुम्हारी बेटी अनाया जिसके बैग से आज कॉन्डम मिला, जहाँ पर ऋषभ भी कहता है कि तो इसमें दिक्कत क्या है, 18 ईयर्स की हो चुकी है, सोचने समझने की ताकत रखती है और जो भी होगा मुझे बता देगी। मतलब यहाँ पर हम एक अच्छे हेल्दी टॉकिंग या फिर कहें कि ब्रॉड मेंटालिटी वाले पर्सन को देख पाते हैं जिसे पता है कि इस एज में ये सारी चीजें होना नॉर्मल थिंग्स हैं। वेल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके पापा को या फिर आपकी मम्मी को आपके बैग में से कॉन्डम मिले तो फिर आपका घर पर क्या हश्र होगा? डंडे से आपकी पूजा होगी या फिर पूछा जाएगा कि कैसी रही रात? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। यहाँ पर ये जो तीनों कपल होते हैं ये अलग अलग अपनी कारों में बैठकर आने लगते हैं। समर जो था ये इस बात से परेशान था कि भाई 7 लाख रुपए जितने महंगा वाज देना
क्या वर्थ इट है भी नहीं। और ऊपर से हम नैना को देख पाते हैं जो कि अपने पति समर के लिए कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव थी, ऊपर से डिप्रेशन की गोलियां भी खा रही थी क्योंकि दिमाग वगैरह उसका थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल ही रहता था। इसके पीछे की स्टोरी है वो मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। इसी बीच हम हरप्रीत मेल और हरप्रीत फीमेल को देख पाते हैं। चलो इसको फीमेल को अपन हैप्पी के नाम से बुलाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हैप्पी यहाँ पर हरप्रीत से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हरप्रीत का मूड ठीक नहीं था, इसी वजह से वो बार बार कार की वॉल्यूम इंक्रीज करता रहता है। और मेन दिक्कत ये थी कि इनको बच्चा नहीं हो रहा था और सासू माँ यानी कि हरप्रीत की मम्मी बार बार हैप्पी को बच्चा पैदा करने के बारे में बोलती रहती थी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर डिफरेंट कपल्स के डिफरेंट इशूज थे। एंड देन ये लोग पहुंच चुके होते हैं शादी में। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया माहौल चलता है, शानदार गाना बनाता है, सब एक दूसरे के साथ में बढ़िया डांस करते हैं। एंड देन सीन शिफ्ट होता है शाम में जहाँ पर पार्टी चल रही होती है, सभी लोग खाना पीना खा रहे होते हैं। तो ये सोचते हैं कि यार चलो साइड में जाकर के थोड़ी अपनी पर्सनल पार्टी कर ली जाए। तो ये लोग पहुंच जाते हैं ऋषभ के रूम में और यहाँ पर बैठकर अपनी दारू पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। और अब तो इनके साथ में इनका एक पुराना दोस्त कबीर भी आ चुका होता है। वेल आने वाला तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में था, मगर किसी रीजन के चलते उसकी गर्लफ्रेंड आई नहीं थी, इसलिए वो अकेला ही था। और अब जब ये सब लोग बैठ चुके होते हैं तो सोचते हैं कि यार टाइम पास के लिए चलो एक खेल खेला जाए। तो अब इस खेल में ये लोग करते ये हैं कि इनके जो फोन्स होते हैं वो टेबल पर रख दिए जाते हैं और रूल्स ये होते हैं कि कोई भी शख्स पूरी रात भर अपना फोन नहीं उठाएगा, मतलब कि जेब में नहीं डालेगा या पर्सनल यूज नहीं करेगा। किसी के भी अगर कोई मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं तो वो पब्लिकली शेयर होंगे। अब जो लौंडे लपाटे होते हैं वैसे उनके फोन के अंदर बहुत सारी चीजें मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ऋषभ, हरप्रीत, समर और कबीर जो थे थोड़े से हिचकिचा रहे थे कि यार इस गेम को क्या ही खेलना, जबकि लेडीज जो थी वो बड़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि नहीं हम तो ये खेल खेलेंगे। वैसे सच कहूँ तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के राज होते हैं, क्योंकि लड़का तो बेचारा एक से चीट करता हुआ पकड़ा जाएगा, यहाँ पर लड़कियाँ तो 5-5 6 को लटका देती है। तो उन्हें यहाँ पर अपने सीक्रेट्स की ज़्यादा परवाह होनी चाहिए थी, पर खैर मूवी में थोड़ा उल्टा दिखाया गया है। ओके सो नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। इन सभी के फ़ोन आ चुके होते हैं टेबल पर और अब ये खेल हो चुका होता है शुरू। अब यहाँ पर एक एक करके सभी के अलग अलग मैसेजेस आने लगते हैं, किसी के फ़ोन बजने लगते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समर को एक वॉइस नोट आता है जिसके अंदर लिखा था आई नीड योर बॉडी इन माई बेड। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, कहता है कि यार ये तो पता नहीं किसने मैसेज कर दिया, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, इसको कॉल तो करो। और जब वो कॉल करता है तो नंबर लगता है इसी होटल की एक रूम सर्विस वाली लड़की को, जिस पर नैना गुस्सा जाती है और उसे चाटा वाटा भी मारने वाली होती है कि तभी यहाँ पर ऋषभ यानी कि अपना अक्षय कुमार ये रिवील करता है कि भाई मैंने ही जब वो लड़की खाना लेकर के आई थी तो उसके फ़ोन से समर को टेक्स्ट कर दिया। इसी के साथ हमें अलग अलग लोगों के अलग अलग राज भी पता चलते जाते हैं, जैसे कि पहला राज कबीर को अब जॉब से निकाल दिया गया है और अब वो एक नई जॉब की तलाश में है। वहीं दूसरा राज की हरप्रीत पर करीब 35 लाख रुपए का कर्जा है, वो भी बैटिंग करने की वजह से। समर जो कि अपने ससुर की कंपनी में काम करता है, मालती उसे बहुत ज्यादा काम दे डालती है और उसके साथ बहुत ही गंदा बर्ताव करती है। नैना जिसे डिप्रेशन है वो अपने डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए पिल्स यानी कि गोलियां खाया करती है। वहीं वर्तिका जो कि पेशे से एक राइटर है या फिर कहें कि नॉवेलिस्ट, उसने अभी तक अपनी बहुत सारी बुक्स भी पब्लिश करी होती है और अब उसके पास में एक बहुत ही शानदार ऑफर आया था जिसके लिए वो लंदन शिफ्ट होने वाली थी, लेकिन इसके लिए उसे अपने पति से दूर जाना होगा और वैसे भी 3-4 महीनों से इनके बीच में अच्छी बन नहीं रही थी, इसलिए ये तलाक लेने के बारे में सोच रहे थे। अब यहाँ पर हमें इनकी एक बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है कि कैसे वो एक बुक पब्लिशर थी, उसकी एक बढ़िया सी बुक अच्छी सी पब्लिश हो चुकी थी, काफी ज्यादा कॉपीज भी बिक चुकी थी और एक दिन यूं ही जब ऋषभ की उससे आंख लड़ी तो वो उससे प्यार कर बैठा। देन ये लोग एक होटल में मिले, ऋषभ ने उसका बिल भर दिया, इनके बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। इसके बाद में उसने अपनी बेटी अनाया से उसकी मुलाकात करवाई और ऐसा करते करते दिन आगे बढ़ने लगे और इन्होंने शादी कर ली। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हरप्रीत के पास में एक मैसेज आने वाला था रात को गुड नाइट का, वो भी विद अ सेक्सी पिक। तो यहाँ पर वो कबीर के साथ में अपना फोन एक्सचेंज कर लेता है और अब जैसे ही मैसेज आता है तो लोग कबीर का फोन समझ करके उसे उठा करके देखने लगते हैं कि भैया कौन सी लड़की है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो तुम्हें रात को अपने बूब्स वगैरह दिखा करके अच्छी सी पिक शेयर कर रही है, तुम तो बड़ा कमाल आदमी हो यार। मगर इसी बीच कबीर के असली वाले फोन पर एक मैसेज आ जाता है जो कि अब हरप्रीत ने एक्सचेंज कर लिया था। तो हरप्रीत रीड करता है जिसमें लिखा था कि तुम कहां पर हो, मुझे तुमसे मिलना है। अब यार रात के ऑलमोस्ट 1:30 बज चुकी थी, किसी को भी रात को इस तरीके से बुलाना ये थोड़ा नॉट ऑब्वियस लग रहा था। तो यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि भाई इसको मना कर दे कि भाई तू नहीं आ सकता और कह दे कि मैं ठीक हूँ, अभी बाद में बातचीत करूंगा। अब यहाँ पर कबीर को एक्चुअली उस बंदे को रिप्लाई करवाना नहीं था, लेकिन अब फोन हरप्रीत के हाथ में था तो वो रिप्लाई कर डालता है। लेकिन अब भाई साहब वो जो मल्होत्रा नाम का शख्स था वो तो पीछे ही पड़ जाता है और कहता है कि मुझे तो तुझसे अभी के अभी मिलना है और मैं तेरी किसेस भुला नहीं पाया हूँ।
इस बात को सुन करके जो हैप्पी थी वो परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि साला ये तो मेरे से प्यार ना करके लौंडे लपाटों के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसको डांडिया खेलने का बड़ा शौक है, ये है एक नंबर का। तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब जहाँ एक तरफ इनकी ये गड़बड़ चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ समर के फ़ोन पे मालती का मैसेज आता है जिसके अंदर ये लिखा था कि जिस टाइम पर मैंने तुम्हें मैसेज किया था मुझे लगा तुम शादी में हो, बिजी होंगे, मगर अब मुझे तुम्हें वीडियो कॉल करके एक नेकलेस दिखाना है जो तुमने आज से करीब 2 दिन पहले मेरे लिए जापान से मंगवाया था, और इस बार वीडियो कॉल पर तुम मुझे नेकलेस में देखोगे, सिर्फ नेकलेस में। अब ये मैसेज पढ़ चुकी होती है नैना को आ जाता है गुस्सा और अब इनके बीच में हो जाता है लफड़ा, और अब एट द एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ के पास में उसकी बेटी का कॉल आता है, यानी कि अनायाकार वो बताती है कि आज रात ऋषभ का बर्थडे है, वो उसके साथ रुकना चाहती है। अब ऋषभ को तो ऑलरेडी मालूम था वर्तिका के थ्रू कि उसके बैग में कॉन्डम्स मिल चुके थे, तो वो कहता है कि देखो बेटा, बात ऐसी है कि तुम बड़ी हो चुकी हो, समझदार हो, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, मगर कुछ भी करो उसके पहले एक चीज़ ध्यान रखना, तुम जिसके साथ जो चीज़ करने वाली हो अगर तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में जाकर के यही चीज़ें एक अच्छी मेमोरी बनेगी तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि जो कांड तुम आज करने वाली हो फ्यूचर में उससे रोगी, बैठकर पछताओगी, रेग्रेट करोगी, अपने आप को कोसोगी, तो वो काम आज मत करना। इनडायरेक्टली मोटे मोटे शब्दों में कहूँ तो जिस पर्सन से आप लव करते हो उसके साथ अगर आप सेक्स कर लेते हो या फिर इंटीमेट हो जाते हो या फिर जाकर फ्यूचर में उसके साथ शादी करने वाले होते हो तो ये आपकी अच्छी मेमोरीज में काउंट होती है, क्योंकि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में आ चुके होते हो। लेकिन अगर फ्यूचर में जाकर के आपको पता है कि यार ये मेरा हस्बैंड बनने नहीं वाला है या ये मेरी वाइफ बनने नहीं वाली है, मैं वैसे भी अपने परिवार के थ्रू किसी और से शादी वादी करूंगा या करूंगी, तो अब ये सेक्स या इंटीमेशन वाली चीजें बन जाती है बर्डन या फिर काइंड ऑफ एक ऐसी हैसल जो कि दिमाग में चलती रहती है कि यार ये मैंने ऐसा कर ही क्यों दिया, अब तो फसड़े में फंस चुका हूँ या फिर फंस चुकी हूँ। तो बहुत अच्छी सीख थी ये, प्रेजेंट टाइम के हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज बताई अक्षय कुमार ने। वेल, मैं इससे अग्री करता हूँ, कितने लोग मेरे साथ अग्री करते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर पंगा शंगा हो जाता है और अब लड़ाइयाँ भी हो जाती है। तो इस बीच कबीर को बताना पड़ता है कि भैया मैं गे आदमी हूँ और जो मैसेजेस वगैरह कर रहा था बंदा वो हरप्रीत को नहीं मुझे कर रहा था और वो मुझसे प्यार करता है और मुझे मिस कर रहा था। और ये जो अपनी हैप्पी थी जो कि सोच रही थी कि मेरा पति लॉन्डो के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो अब जाकर समझ पाती है, मगर उसकी जो मेन प्रॉब्लम थी कि बच्चा पैदा हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर व्यूअर्स को ये भी बात मालूम चलती है कि स्पर्म के अंदर दिक्कत हैप्पी की नहीं बल्कि हरप्रीत की थी, उसका स्पर्म काउंट कम था, दैट इज वाई उनको बच्चा पैदा हो नहीं रहा था। मगर फिर भी हरप्रीत जानबूझकर सिर्फ हैप्पी को ही एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा डॉक्टर की दुकानें घुमाया जा रहा था, सिर्फ ये समझते हुए कि भैया गड़बड़ तो लड़की के अंदर ही होगी, मेरे अंदर तो क्या ही दिक्कत होगी। हालांकि हैप्पी को उसके बारे में ये पता चल चुका था कि उसका स्पर्म काउंट लो है, मगर फिर भी वो अपने पति के रेस्पेक्ट के चक्कर में कुछ बोलती नहीं है और घुट घुट कर यूं ही जीती रहती है। और अब जैसा कि नैना को समर के बारे में सारी सच्चाई मालूम चल चुकी थी तो वो पहुंच जाती है सुसाइड करने के लिए, मगर यहाँ पर कबीर और ऋषभ पहुंचकर इन दोनों को ही बचाने की कोशिश करते हैं और एट द एंड इनको बचा बचू के मामले को बीच में सुलटाने की कोशिश करते हैं। जहां पर एट द एंड समर अपनी वाइफ नैना को बताता है कि देखो जब मैं इस कंपनी में ज्वाइन हुआ था तो काम वाम ठीक से हो नहीं पा रहा था, हर जगह से गालियां वगैरह खा रहा था, उस वक्त मालती ने मेरा साथ दिया और मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए ताकि मेरा इंक्रीमेंट हो सके या फिर मुझे हाइक मिल सके, मगर इसके बदले उसने मेरा मिसयूज़ किया, मेरे साथ रोज़ इंटीमेट हुआ करती थी और ये रीज़न था कि आज मैं कंपनी के अंदर इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ। मैं तुम्हें कब का बता देना चाहता था मगर मैं डरता था इस बात से कि इसका तुम्हारे ऊपर क्या असर होगा। अब यहाँ पर हुआ ये था कि कुछ टाइम पहले एक एक्सीडेंट हो चुका था, पहले कुछ शॉर्ट्स में दिखाई पड़ रहा था कि समर ने गाड़ी ठोक दी, मगर एक्चुअल में समर ने नहीं, उसकी वाइफ नैना ने गाड़ी ठोक दी थी। ऑलरेडी वो डिप्रेस थी और अगर ये बातें उसे और पता चल जाती तो पूरी तरीके से पागल हो जाती। दैट इज द रीजन वो मालती के साथ चुपके से लगा हुआ था और उसने नैना को कभी सच्चाई नहीं बताई, मगर अब वो मालती को उसकी औकात याद दिला देगा, सारा कुछ कांड वांड छोड़ देगा और नैना के साथ अपनी पर्सनल लाइफ स्पेंड करेगा। लेकिन अब जब सारी कांड सब कुछ सेटलमेंट होने ही वाला था, सब कुछ ठीक ठाक लाइन पर आने ही वाला था कि तभी मालूम चलता है कि शादी में मतलब जिसकी शादी है वरुण की, वही इस होटल से भाग चुका है। अब इसको वरुण को ढूंढने के लिए ये लोग अपनी अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और सीधा एयरपोर्ट पहुंचते हैं, क्योंकि इंसान भाग करके एयरपोर्ट से
फ्लाइट ही पकड़ेगा। मतलब अमीरों की बातचीत चल रही है यहाँ पर, गरीब लोग तो बेचारे बस में निकलते हैं, तो थोड़ी मोटी पार्टी की बातचीत है यार, पैसे वैसे काफ़ी हैं लॉन्डो के पास में। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर ऋषभ उसको समझाता है, शादी में जोड़ी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को थोड़ा क्लियर आउट करता है एंड देन वो मान जाता है शादी करने के लिए। और यहाँ पर हम शादी का सीन देख पाते हैं जहाँ पर एक बहुत मस्त बात होती है एंड एट द एंड पूछा जाता है कि भाई शादी को सस्टेन कैसे किया जाए, जहाँ पर हर किसी का अलग अलग आंसर था, जबकि ऋषभ का ये आंसर था कि शादी में सस्टेन करने के लिए 2 चीज़ों का बहुत मेन रोल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल केयर, आप किसी की कितनी केयर करते हैं। मान लो औरत ही हर बार आपको खाना खिला रही है, आपके कपड़े धो रही है, आपके बर्तन मांज रही है, आपकी मेडिसिन का ध्यान रख रही है, आपके हेल्थ के लिए आपको फोर्स कर रही है, और अगर आदमी इसकी केयर ही ना करे तो वो भैया रिलेशनशिप जो है मेंटेन नहीं हो पाता। और दूसरा सबसे मोटा पॉइंट है कि मान लो केयर दोनों की तरफ से, लेकिन अगर सेक्स नहीं हो रहा है तो भी रिलेशनशिप सस्टेन नहीं हो पाएगा। इस सेक्स की भूख को मिटाने के लिए या तो आदमी जाएगा फीमेल स्कॉट के पास में, यानी कि प्रोस्टिट्यूट के पास में, और या फिर गर्ल्स जाएंगी फ्री फोकट में पुराने एक्स या फिर बॉयफ्रेंड के पास में, और इन दोनों के जब राज खोलेंगे तो बड़ा भांडा फूटेगा, मतलब डाइवोर्स होगा। तो अच्छी शादी को मैनेज करने के लिए ये 2 चीज़ों, यानी कि एक लव अफेक्शन वाला केयर और ऊपर से सेक्स, ये दोनों चीज़ों का मिला जुला मिश्रण होना चाहिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। मगर इस मूवी के एंड में हम ये देख पाते हैं कि वर्तिका, जो कि अब अपना डाइवोर्स का प्लान छोड़ चुकी थी, ऋषभ के साथ अपनी नई लाइफस्टाइल अगेन स्टार्ट करने के लिए दिमाग में नए ख्याल ला चुकी होती है कि तभी उसका फ़ोन बजता है जिसके अंदर कॉल आया था कादम्बरी का, यानी कि लौंडा सुधरेगा नहीं, और मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया है देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि इस तरीके की बेस्ट क्वालिटी में वीडियोस लाने में सचमुच बहुत मेहनत लगती है, कई घंटे लग जाते हैं एडिटिंग में। तो अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में ऐसी ही एक और बेहतरीन मूवी हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।